आशा करते हैं कि आप अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलती होगी। और आपको विदित है कि हम आपके हर समय प्रयास कर रहे हैं कि एमपी आबकारी कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हम पिछले ईयर के मतलब PYQ प्रश्नों के माध्यम से आपको तैयारी करवा रहे हैं, जहाँ पर आपको हम मैथ की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, जीकेजीएस की वीडियो, साइंस की वीडियो, सभी पोर्शन को अलग अलग कवर करा रहे हैं और प्रयास करते हैं आपको बिल्कुल सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के माध्यम से तैयारी करवाएं। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग जाकर देख सकते हो। इंस्टाग्राम रहेगा एमपी आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 करके डला प्ले लिस्ट, वहाँ पर आप जाके देखेंगे। अभी तक हम कह सकते हैं 25 से 30 वीडियो बन चुके हैं और आप देखना चाहते हो जाके देखिएगा। और आपको यकीन दिला दें कि जो भी जानकारी है आपकी भर्ती परीक्षा के लिए ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है और सही तरीके से बताया गया है। जुलाई 2025 एग्जाम होने वाला, 2 महीने आपके पास बचे फिलहाल, अभी जाके तैयारी करें। 20 फरवरी के सभी प्रश्न कवर हो गए, 21 फरवरी के सभी प्रश्न कवर हो गए, जीके जैसे साइंस है कि नहीं। जीकेजीएस के 20 प्रश्न आएंगे और साइंस के 15 प्रश्न। तो पहले हर शिफ्ट में आपको हम 2 पार्ट कवर करते हैं। पहली पार्ट में जीकेजीएस रहेगा, सेकंड पार्ट में आपको साइंस मिलेगा। तो आज देखेंगे आप लोग, हर दिन याद रखें 20 तारीख का 3 शिफ्ट था, 21 तारीख का 3 शिफ्ट था, कवर होकर बैठ हो चुके हैं, जाके देखिएगा। और आज ले रहे हैं हम 22 फरवरी का शिफ्ट नंबर पहले का। और इस प्रकार से दूसरा शिफ्ट तीसरा भी लेंगे, तो जाके देखिएगा, पढ़ें लिखें और अपने साथियों को भी जानकारी बताएं, जिससे वो भी पढ़ सके, आप भी पढ़ सकें। तो आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, लास्ट तक बने रहें, आपको 20 प्रश्न कवर होंगे जीकेजीएस के रूप में। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे और पैटर्न वही फॉलो, हम आपको बता दें अभी तक जितने प्रश्न बनाए हमने, रीजनिंग चाहे मैथ्स का, जीकेजीएस का, साइंस का, पैटर्न बिल्कुल बदला नहीं है, उसी पैटर्न के हिसाब से आपको प्रश्न दे रहा है। तो 23 की भर्ती का हमें पैटर्न समझ में आ गया, तो नहीं पार होगा 24 नहीं 25 भर्ती में, समझ गए। निम्नलिखित में से कौन एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के ब्रेल संस्करण का लेखक है? देखिएगा, शानदार प्रश्न पूछा है आपको। चलिए यहाँ पर हम प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के ब्रेल संस्करण की बात करा, ब्रेल तो आप जानते होंगे कि ब्रेल पद्धति का उपयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो आंख से देख नहीं सकते, है कि नहीं। तो छू छू कर वो क्या करते हैं और उस चीज़ को पढ़ सकते, लिख सकते हैं। तो उनके लिए एग्जाम वॉरियर्स एक पुस्तक याद रखेंगे, जिसका संस्करण का लेखक कौन याद रखें, वो आपका रहेगा श्री वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री, आप जानते होंगे प्राइम मिनिस्टर, है कि नहीं, जिसे बोलते हैं आप प्रधानमंत्री, है कि नहीं। चलिएगा, इस प्रकार से हमें हर शिफ्ट में आपको एक प्रश्न मिलेगा। स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान लिखा है ऑप्शन में, ऑप्शन लिखा दे दिया। अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्रम से देख पाएंगे 20 तक। सेकंड प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेस्ड बायोगैस CBG का प्लांट खोला गया, याद रखें। इस प्रकार से आपको आंसर पता होना चाहिए। पंजाब में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम केंद्रीय मंत्री कौन है आपके, हरदीप सिंह पुरी थे उस समय, उनके द्वारा प्लांट स्थापित किया गया था बायोगैस, समझ गए। जो भारत का एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है पंजाब में। राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात देख रखा था। अगला प्रश्न की बात करें, सेकंड नंबर, हरि गौतम समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित, याद रखें। हर शिफ्ट में वही प्रश्न, उसी टॉपिक का पैटर्न का प्रश्न पूछ रहा है। तो आप समझिए ना, पहली बात, जो एग्जामिनर होगा वो आपको 23 भर्ती के हिसाब से ही प्रश्न बनाएगा, चाहे मैथ्स का चाहे रीजनिंग का, जीकेजीएस का, है कि नहीं। तो आप पढ़ के जाइएगा, देखो मजा आ जाएगा पेपर देने में। तो हरि गौतम समिति का संबंध किससे, याद रखें। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। वो आपका रहेगा क्या, यूजीसी की स्थिति की समीक्षा करना। यूजीसी आप जानते होंगे, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, है कि नहीं, याद रखें, यूजीसी की समीक्षा करना, ठीक है। और जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते हैं, याद रखें, इसी के अंडर में काम करते हैं यूजीसी, या यूजीसी के देख रेख में ही कार्य होते हैं। तो यूजीसी की स्थिति की समीक्षा का निरीक्षण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, हरि गौतम का। ऑप्शन सेकंड आप पहला देख पाएंगे, दूसरा देख सकते, तीसरा, चौथा। इस प्रकार अगला प्रश्न लेके चलते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा में कहता है, निम्नलिखित में से किस समिति ने काले धन के उन्मूलन की सिफारिश की थी, याद रखें। तो काले धन की बात कर रहा है चक्रवर्ती समिति, दामोदरन समिति और गोडबोले समिति है। अगला ऑप्शन देखेंगे आप लोग यहाँ पर, वो रहेगा आपका चलैया समिति। तो आंसर यही रहेगा। देखिएगा, समिति से 2 प्रश्न पूछ लिए ना, हर शिफ्ट में पूछ रहा भाई, है कि नहीं। तो काले धन के उन्मूलन के लिए समिति बनाई गई थी, उसके लिए सिफारिश कौन किया था, आपकी चलैया समिति। कौन रहेगा, चलैया, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, प्रश्न नंबर 5 और 1 पा रहा हूँ यहाँ पर हमें कह रहा है, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर है भाई। फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100, याद रखें, 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पहले पर पूछ रहा है। इस प्रकार करंट अफेयर का प्रश्न आपको कम से कम 5 प्रश्न मिलेगा, समझे।
15 प्रश्न आपको जीके जैसे साइंस के रहेंगे, सॉरी जीके जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र का रहेगा, खेल का रहेगा। तो ऑप्शन पहला ही आपका आंसर होगा उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन उस समय जी क्या थी, भारत विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। अगला प्रश्न ऑप्शन देख पाएंगे आप लोग, कमला हैरिस है, मेरी बर्रा है, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स है। अगला ऑप्शन प्रश्न देखेंगे आप प्रश्न को छठवां देख पा रहे होंगे, फ्रेका मा इन सलेम यंग कौन है जिन्होंने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 का छत्तीसगढ़ जीता। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी आप देख पाएंगे पत्रकार है, वो किस पेशा उनका क्या याद रखें, पेशा पूछ रहा है तो याद रखिएगा, तो उनका पेशा क्या रहेगा, पत्रकार आपका राइट आंसर, जो 2022 का छत्तीसगढ़ का पुरस्कार जीता था। इस प्रकार से 2022 और 23 के या 21-22 का अधिकांश जो करंट पर आया है ना वो हम बताएं, 21-22 का आया है, 23 का बहुत कम आया था, एग्जाम 23 में हुआ था। तो और रही बात अभी 25 में होगा ना, याद रखें 23 और 24 का आपको करंट पर पूछेगा और पूछेगा। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, अभिनेत्री थी, उद्योगपति थी, पत्रकार थी, प्रवृत्त थी, तो आपका आंसर आएगा पत्रकार थी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो प्रश्न क्रमांक 7 हमें कहता है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस शहर से शुरू की गई थी। योजना के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछ रहा है। ऑप्शन पहला दिल्ली, मुंबई, पटना, तो आपका आंसर होगा पटना से शुरू की गई थी, याद रखेंगे। और अहमदाबाद आपको देख रखा ऑप्शन में, तो पटना से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां देखिएगा, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत वयस्क शिक्षा के लिए नया पद क्या है। मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यू इंडिया लिटरेसी एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसके तहत आपको बोल रहा है वयस्क शिक्षा के लिए नया पद क्या है। तो पहले बोल रहे हैं आप, देखिए पहला है पास परिपक्व शिक्षा, बाल शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। इसके लिए क्या है, थीम कह सकते हो आप लोग, ठीक है, इसका अर्थ होता है वयस्क शिक्षा का, वयस्क शिक्षा का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 नंबर आप लोग, समग्र शिक्षा योजना खालिस्तान वर्ष में शुरू की गई थी, याद रखें, मतलब सबको शिक्षा। ऑप्शन आप देख पाएंगे, पहला 16 है, फिर 12 है, फिर आपके पास 20 फिर 18। तो 2018 में यह योजना लॉन्च किया गया, तो योजना के 2 या 3 प्रश्न मिल गए आपको, समिति के 2 प्रश्न आया है, समझे ना। चलिए और पुरस्कार का प्रश्न भी आएगा, याद रखें, समग्र शिक्षा योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया था भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, योजना का प्रश्न आएगा 10 नंबर का प्रश्न कहता है चैतन्य बंगाल के संत और समाज सुधारक थे। चैतन्य बंगाल के संत और समाज सुधारक थे जिन्होंने खालिस्तान पंथ को लोकप्रिय बनाया। आदरक इस प्रकार से संत हमें प्रश्न पूछ रहा है, निर्गुण संत थे, सगुण संत थे, अलवर थे, है नहीं पूछ रहा, बताओ हमें पूछा नहीं अभी तक। चलिए तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख पाएंगे शिव, विष्णु, शक्ति, यहाँ एक कृष्णा। तो याद रखेंगे कृष्णा की क्या थी, आपके भक्त थे या उन्हें लोकप्रिय बनाया था। तो चैतन्य बंगाल के संत और समाज सुधारक जिन्होंने इसे कृष्णा को लोकप्रिय पंथ बनाया था या पंथ को लोकप्रिय बनाया था, उन्हें पूजा पाठ, उनकी पूजा करते थे, उन्हें मानते थे और उन्हें समझते थे। हर चैप्टर में इस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है भाई। अगला 11 नंबर का प्रश्न कहता है सूफीवाद में प्रयुक्त सिलसिले शब्द से क्या समझते हैं आप लोग। तो सूफीवाद याद रखें में प्रयुक्त जो सिलसिले शब्द का इसका अर्थ होता है, ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, यह पीर और मुरीद के बीच की श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। याद रखें सूफीवाद, याद रखें कि आपका इस्लामिक धर्म से संबंधित शब्दावली है, तो पीर और मुरीद के बीच की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व है। तो पीर और मुरीद दोनों के बीच की श्रृंखला क्या बोलते हैं, सूफीवाद। शब्द होता है प्रयुक्त किसे, सिलसिले, याद रखें इसका। और ऑप्शन पहला देख पाएंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला देखेंगे आप लोग प्रश्न नंबर 12 नंबर का, मीराबाई अछूत मानी जाने वाली जाति के एक संत खालिस्तान शिष्या बनी। आदर्श है आप रविदास की। तो मीराबाई को तो आप जानते होंगे, है कि नहीं, जो अछूत माने जाने वाली जाति के एक संत कौन थे, आपका रविदास। याद रखें रविदास की शिष्य बनी। और अगला ऑप्शन शंकराचार्य है, फिर रामानुज, फिर माधवाचार्य। ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मीराबाई किस किसी से थी, रविदास की। तो मीराबाई को तो आप जानते होंगे जो कृष्ण की भक्ति किया करती थी। अगला देखेंगे प्रश्न आप देख पाएंगे 30 नंबर का, महात्मा गांधी ने किस वर्ष भारत से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। याद रखें तो किस वर्ष की थी ये पूछ रहा है, वापस कब हुई ये नहीं पता, फिर मतलब ये नहीं पूछा है, 1893 में गए, याद रखिएगा 1893 में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी, या वहाँ पर ये शिक्षा लॉ की पढ़ाई करने गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस हुए थे।
और 9 जनवरी को हम कैसे भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में गांधी जी की वापसी की याद मनाते हैं। तो 1893 में गए थे, याद रखें 1893 में गए थे और 1915 में वापस हुए थे, और 9 जनवरी इसकी शुरुआत रहेगा। सब डेट पूछता याद रखिएगा। अगला ऑप्शन देख पाएंगे, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 14 नंबर का, किसी भूमि के टुकड़े पर प्रतिवर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या को शस्य सघन कहते हैं। मतलब किसी भूमि के टुकड़े पर प्रतिवर्ष उगाई जाने वाली फसल की संख्या को शस्य घनत्व कहते हैं। ये हमें थोड़ा सा प्रश्न अजीब लग रहा है भाई। तो यहाँ माना है फसल सघनता, मतलब कहने का मतलब ये है, मुझे लग रहा है कि जो यहाँ डाटा दे के रखा है ना, जो गलत है। इसको बोल रहा है कि क्या कहा जाता है, याद रखें फसल घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, फसल घनत्व, सिर्फ फसल सघनता जैसे बोला जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें जो दे के रखा है जो आपकी परिभाषा, तो परिभाषा में जो फसल सघनता है या शस्य कर दिया है, इसका मतलब क्या होता है, फसल सघनता कहते हैं एक इस विशेष टुकड़े पर उगाई जाने वाली फसल को, चले संख्या को। ऑप्शन आप देख पाएंगे, फसल पैटर्न है, एकाधिक फसल है, फसलों का सघनता है, अंतर फसल है। अगला देखेंगे आप लोग 50 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला विकास वित्तीय संस्थान है। तो भारत का पहला की बात कर रहा है। वित्तीय संस्थान मतलब होता है ऐसा जो आपको क्या दे, वित्त अनुबंध या वित्तीय समय, वित्त आपको सलाह दे सके, वित्तीय सहायता दे सके। तो भारत का पहला वित्तीय संस्थान याद रखिएगा, वो था IFCI। आप तो बैंक भी जानते होंगे, याद रख IFCI एक बैंक भी है, तो वह भारत का पहला वित्तीय संस्थान था। ICICI भी देख पा रहा हूँ, RBI भी है, SBI भी है, और ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। IFCI भारत का पहला वित्तीय संस्थान है। और अगला, और भारत का सबसे बड़ा वर्तमान में कौन है, RBI, सॉरी RBI ना, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में स्थापित किया गया है, जो भारत का वर्तमान सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 की नई आर्थिक नीति का हिस्सा नहीं। हमने पहले बता चुका है, 1991 में आर्थिक नीति लॉन्च हुआ था, उसमें PV नरसिम्हा राव आप क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ये भी प्रश्न पूछा भाई, उस समय PM कौन थे, तो तभी बताया था मैं 1991। और उस समय जो आपके वित्त मंत्री कौन थे, याद रखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में जाके PM बने। तो ऑप्शन आप देख पाएंगे, निजीकरण, भूमंडलीकरण, केंद्रीकरण और उदारीकरण। तो आपका राइट आंसर होगा केंद्रीकरण, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन हिस्सा नहीं था। मतलब इस नीति के तहत निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया गया, और साथ में उदारीकरण को बढ़ावा दिया गया, लेकिन केंद्रीकरण को बढ़ावा नहीं दिया गया। और बहुत सारे फैक्ट है भाई 1991 के। प्रश्न क्रमांक 17 आप देख पा रहे होंगे, देखिए सेम टू सेम प्रश्न पूछा भाई। 1991 की नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की, अभी मैंने बताया आपको, वित्त मंत्री, याद रखें वित्त मंत्री ने शुरुआत की थी। और वित्त मंत्री कौन थे आपके, डॉक्टर मनमोहन सिंह, याद रखना। बहुत शानदार प्रश्न कई बार पूछा, याद रखें मनमोहन, जो आपके बाद में क्या बने, आपके फिर PM बने। तो 1991 में वित्त मंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने इस नीति की शुरुआत की थी। और इस नीति के तहत भारत में एक नया परिवर्तन हुआ था, व्यापार के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। और PM कौन थे आपको पता है, PV नरसिम्हा राव। RBI गवर्नर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, ऑप्शन दे के रखा है। अगला प्रश्न देखें आप लोग, प्रश्न क्रमांक 18 नंबर का, यदि आपने निम्न में से क्या किया तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। देखो नागरिकता का प्रश्न एक बार हमें और पूछा था कि शायद किस आर्टिकल में, हमने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 6, और पूछा था, मुझे पता है भाई। अगर आप कंटिन्यू देखोगे ना तो आपको पर दिमाग लगने लगेगा, आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स का, रीजनिंग का, GK GS का, हम आपको चारों प्रश्न कवर करा रहे हैं ना। तो बढ़िया पढ़ते रहो, मज़ा ही मज़ा आएगा पढ़ने में, बढ़िया सीख जाओगे, पेपर बढ़िया बनेगा, और नंबर अच्छे ला के आप एक पोस्ट पा सकते हो। और सफलता में अगर हमारा 10% भी हाथ रहे मेरे विद्यार्थियों, तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमारे माध्यम से आपने कुछ सीखा और आपने सफलता हासिल की। चलिए, भले छोटे कोचिंग वाले, लेकिन हम प्रयास करते हैं आपको बेटर देने का। प्रयास से देखिएगा, वक्त आने पर इतना बेटर करेंगे तो आप खुद देख पाओगे। चलिए, तो ऑप्शन पहला, अगर आप वफादार हैं, वफादार रहेंगे तो क्यों करेंगे भाई आपकी नागरिकता रद्द। अगला है, लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहे, जानकारी पूर्ण, ये नहीं आएगा। अगला है, हाँ जानकारी रिपोर्ट, मतलब देखो यहाँ पर कि हर साल भारतीय दूतावास की को रिपोर्ट करके, नहीं, मतलब दूतावास हर जगह होता है, मतलब होता है, आप जानते होंगे। अगर आप वफादार हो तो आपका निरस्त नहीं हो सकता।
लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रह रहे हो लेकिन आप जानकारी दे रहे हो तो दिक्कत की बात नहीं है। हर साल दूतावास में रिपोर्ट दे रहे हो, दिक्कत की बात नहीं। लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहना बिना घोषणा किए, मतलब बिना जानकारी बताए, तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ध्यान रखें, ये बात बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। और अगर आप नागरिकता बनाए रखना है तो भारत की दूतावास या भारत की सरकार को आपको जानकारी देते रहना पड़ेगा, और लगातार 7 वर्षों तक अगर आप जानकारी नहीं देते हो तो आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये आपका प्रश्न बना। अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर का। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद है संबंधित? तो याद रखें 164। इसके पहले हम पूछा था 324। इसमें पूछा था, हमें क्या पूछा था कि चुनाव आयोग का उल्लेख कहाँ पर है, तो 324। उसी प्रकार अभी पूछा है मुख्यमंत्री, तो आप जानते होंगे जो राज्य का मुखिया कहलाता है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शिक्षक, तो आप बता दें आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। तो डॉक्टर मनमोहन नहीं, डॉक्टर मोहन यादव, मोहन यादव जी आपके कहते हैं वर्तमान में गृह मंत्री की पद भी संभाल रहे हैं और साथ में आपके मुख्यमंत्री की पद भी। उसके पहले आपके शिवराज सिंह चौहान जी थे, याद रखेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल आप देख पाएंगे 164 आर्टिकल में जानकारी मिलेगा, तो आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 20 नंबर का। एनडीसी के पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? एनडीसी याद रखेंगे, तो एनडीसी एक आपकी संस्था होती है, याद रखें। इसके पदेन आपको बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ये देख रखा है वित्त मंत्री, गृह मंत्री, नीति आयोग के सीईओ और अगला प्रधानमंत्री। तो आपका आंसर राइट होगा प्रधानमंत्री। याद रखें जितने बड़े बड़े आपके जो संगठन होंगे या जो आपके संस्थाएं होंगी, अधिकांश पदेन पीएम ही होता है। याद रखें कौन अध्यक्ष। तो यहाँ पर है एनडीसी के पदेन सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? आपके प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके लिए टॉप 20 प्रश्न कवर कराया है, और 20 प्रश्न आपको शिफ्ट बाय, ध्यान रखें हम आपको जीकेजीएस और साइंस बिल्कुल शिफ्ट बाय डे बाय कवर कराते रहेंगे। एक शिफ्ट को 2 दिन में कवर होगा। 20 प्रश्न आपको पहले मिलेगा, फिर आपको साइंस का प्रश्न मिलेगा। तो इसके पहले अगर आपने 20 फरवरी का 21 फरवरी का नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। ये आपका 22 फरवरी का था। हर दिन आपको 3-3 शिफ्टों के प्रश्न आ रहे थे पिछली बार। अब इस बार पता नहीं कैसा लेने वाला है, तो हर दिन का 3 शिफ्ट मिलेगा। बढ़िया पढ़ें, बढ़िया सीखें, समझें और बेहतर तैयारी करते रहें, हम आपके साथ हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है, और साझा अवश्य करें, जिससे साझेदारी से क्या होता है आप भी पढ़ सकते हो, साथ ही पढ़ सकता है। वो तब पढ़ पाएगा जब उस जानकारी बता पाओ ना, कहीं आपको पढ़ाया जा रहा है कोर्स और सही अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से। चलिए, मैं मैथ्स भी बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, रीजनिंग भी दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से, और जी के जी साइंस तो आप दिखा ही रहे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वॉचिंग। वो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं।